दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए बिहार में जल्द ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण के प्रारंभिक नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान बिहार में करीब 50,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवा अपने कागजातों को तैयार कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पीटी पेपर लीक की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर के बीपीएससी के अध्यक्ष ने बिहार की डीजीपी से जांच कराने के अनुरोध किया है, जिस पर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने तुरंत आर्थिक अपराध इकाई की एक बैठक बुलाई और इस पूरे मामले में जाँच और कार्रवाई की बात कही है। इस बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खां भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद नैयर हसनैन खां ने आर्थिक अपराध इकाई की 12 सदस्य टीम का गठन किया है। ये टीम ही बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच करेगी। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार को हुई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद व्यापक रोष के चलते परीक्षा रद्द कर दी। दोपहर में परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले प्रश्न पत्रों के एक सेट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिस पर बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया था कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। अन्य घोषणाएं नियत समय में की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी को चालू करने का फैसला किया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना 1 साल बंद करने के बाद अब बिहार सरकार फिर से चालू करने जा रही है। केंद्र की योजना तो पहले से ही चल रही है, लेकिन किसानों का ऐसे काम नहीं चला तो फिर राज्य सरकार अपनी योजना लाने जा रही है। यह लगभग 100 करोड़ का प्लान बना है। यह सरकार की मुहर लग गई तो फिर इस बार 80 यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी। नीतीश सरकार अपने खजाने से लगभग 75 यंत्रों पर अनुदान देती है। जब बीते साल इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार न केवल सब्सिडी मिलेगी बल्कि यंत्रों की संख्या भी बढ़कर के 80 हो जाएगी। कृषि यंत्रों के मूल्य का 50% अनुदान मिलेगा, जब पराली प्रबंधन से जुड़े यंत्रों पर 80% तक अनुदान मिल सकता है। नए यंत्रों में सरकार का सबसे अधिक जोर लैंड लेबर पर होगा। इसके अलावा गन्ना पेराई मशीन पर भी अनुदान मिलेगा। इतना ही नहीं, बागबानी से जुड़े कुछ नए यंत्र भी अनुदान सूची में इस बार शामिल किया है। इसके अलावा नई योजना में किसानों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए बिहार में एक अच्छी खबर है। खास तौर पर रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। जब बिहार में बालू की कीमत अब पहले से कम हो सकती है। जब बिहार सरकार ने बिहार के उन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अब तक के टेंडर प्रक्रिया में नहीं थे। इससे बिहार में बालू की कीमत नीचे जा सकती है। जब बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने बचे हुए लगभग 100 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बालू घाट पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, अरवल, बेतिया, बक्सर, बांका और किशनगंज जिला शामिल है। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार खनिज विकास निगम की तैयारी जून से पहले इन बालू घाटों में खनन शुरू कर देने की है, ताकि एनजीटी के आदेशों के तहत बालू के खनन पर रोक से पहले की अवधि में ही इसे पूरा कर लिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों के लोग खेती के लिए बिजली कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं। इसको लेकर के बिजली विभाग ने नियम को काफ़ी आसान बना दिया है। इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में खेती के लिए बिजली कनेक्शन 2 तरह के दिए जाते हैं। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर सर्विस 1 के तहत प्राइवेट उपभोक्ताओं को खेती करने के लिए कनेक्शन दिया जाता है। वहीं इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर सर्विस 2 के तहत सरकारी ट्यूबवेल से खेती करने के लिए कनेक्शन दिया जाता है। आपको बता दूं कि बिहार में किसानों के लिए अच्छा और उन्नत खेती करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है। प्राइवेट उपभोक्ताओं को खेती करने के लिए 84 रुपए पर एसपी के हिसाब से हर महीने फिक्स चार्ज देना होता है, जबकि सरकारी ट्यूबवेल कनेक्शन से खेती के लिए बिजली का चार्ज 70 पैसे पर यूनिट होता है। बिहार में खेती करने के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की रसीद आदि होनी चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश में धर्म की राजनीति की शुरुआत हो गई है, जहां राजनीतिक दलों के नेता हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर के जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर वहीं इस विवाद में अब अभिनेता सोनू सूद की एंट्री हो गई है। जहां एक्टर सोनू सूद ने हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद पर खुलकर बात की है और कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उस वक्त किसी ने ना तो किसी का धर्म देखा और ना ही किसी की जाति पूछी। देश में चल रहे लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद में अब अभिनेता सोनू सूद की एंट्री हो गई है। उन्होंने पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए इस विवाद पर बात करते हुए इस विवाद पर दुख जताया और कहा कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। सोनू सूद ने कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बारे में सुनकर दुख हो रहा है। यह उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना काल को नहीं भूलना चाहिए। लोग जिस तरीके से हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर के जहर उगल रहे हैं, उसे देख करके उनका दिल टूट रहा है। यह उन्होंने कहा है कि हम पिछले 2.5 सालों से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम सबको साथ की जरूरत है। सोनू सूद ने कहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब किसी ने ना तो किसी का धर्म की चिंता की और न ही किसी की जाति पूछी। सब ने मिलकर के काम किया। राजनीतिक दलों ने भी इस दौरान मिलकर के काम किया है। जिस कोरोना ने कई घाव दिए उसने सभी को एक कर दिया था। सोनू सूद ने कहा है कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वे देश के लिए एक साथ आए। हमें देश की बेहतरी के लिए धर्म और जातियों की सीमाओं को तोड़ करना होगा। हमें धर्म और जाति के ऊपर उठकर के मानवता के लिए साथ आना होगा। सोनू सूद ने पहली बार इसी विवाद पर अपनी राय रखी है। आपको बता दें कि सोनू सूद अक्सर देश के मुद्दे पर खुल करके अपनी बात रखती है। उन्होंने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय आगे बढ़कर के काम किया है, चाहे लोगों को अपने खर्च पर घर भेजना हो या फिर कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करवाना हो। जब सोनू सूद ने लोगों की मदद की तो फिर लोगों ने भी उन्हें खूब प्यार किया। जब लोगों ने उन्हें रियल हीरो का टैग दिया। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौत की खबर रविवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद तुरंत ही आरजेडी प्रवक्ता ने बयान जारी करके इस तरीके की खबरों का खंडन किया है। जी हां, आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने खबर को भ्रामक बताया है और कहा है कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ है, ये खबर फर्जी है। चित्तरंजन गगन ने कहा है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के संबंध में सोशल मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर के गलत और भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। वे राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती के आवास पर दिल्ली में हैं, जब वे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित थे पर अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं। चित्तरंजन गगन ने कहा है कि करोड़ों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। वे जल्द ही पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। बहुत जल्द ही वे पटना भी आएंगे। सुनियोजित साजिश के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को लेकर के भ्रामक और निराधार अफवाहें फैलाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। चित्तरंजन गगन ने कहा है कि जिस किसी ने भी ये किया है, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समाज में कहीं से भी कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश में महंगाई से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। जब पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब और ढीली कर दी है। जब किचन का बजट और बढ़ गया है। एलपीजी की कीमतों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीएम मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वोट के लिए जाने से पहले आपको हाथ जोड़कर अपने घर में रखे गैस सिलेंडर का अभिवादन करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह उस वक्त का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जहां पीएम मोदी उस समय का जिक्र कर रहे हैं जब कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हर परिवार को एक वर्ष में निश्चित संख्या में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और जो तय सीमा से अधिक सिलेंडर चाहते हैं उन्हें थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस वीडियो में पीएम मोदी ने उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। वायरल वीडियो में महंगाई को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आप महंगाई की वजह से मर रहे हैं तो यह आपकी किस्मत है, यूपीए सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 7 मई शनिवार को 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कल शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी बहाली में गड़बड़ी की बड़ी संख्या में शिकायत आई। सीएम नीतीश कुमार ने फरियादियों की शिकायत पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जब बिहार के वैशाली से आई एक महिला ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत दर्ज कराई। महिला ने कहा है कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई। मुआवजा राशि लेने के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी फरियादी कोई नहीं सुन रहा है। 4 लाख रुपए मुआवजा के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आंगनबाड़ी बहाली में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। लगातार कई शिकायत मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव को तलब किया है। समाज कल्याण विभाग के तहत आंगनबाड़ी बहाली में हो रहे गड़बड़ी और लगातार मिल रही शिकायत से सीएम नीतीश कुमार परेशान हो गए। तुरंत उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बुलाया। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही है, आप लोग बहाली को लेकर के विस्तार से समीक्षा करिए, किस तरह से बहाली हो रही है समेत अन्य तमाम बिंदु पर विस्तार से समीक्षा करें। सीएम नीतीश कोरोना से मौत के बाद परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत सुनकर भौचक्के के रह गए। इसके बाद उन्होंने अफसर को फोन लगाया और कहा कि वैशाली की एक महिला हमारे सामने है, इसके पति की मौत कोरोना से हो गई है। कागज पर भी इसका जिक्र है, लेकिन इसे सहायता राशि नहीं मिली है। आप इस मामले को देखिए। वहीं अररिया से आए एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि हमारे भाई की 2021 में कोरोना से मौत हुई, मुआवजा की राशि के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन लगा करके समाधान का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटा दिया है। हालांकि चावल का कोटा बढ़ा दिया है। ये बदलाव कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है, जहां इससे राशन कार्ड होल्डर्स को पहले के मुकाबले कम गेहूं मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाली गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इसके बाद PMGKY के तहत 3 राज्यों बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की गई है। बाकी 25 राज्यों के कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी गई जानकारी में बताया गया है कि मई से सितंबर तक बाकी 5 महीनों के लिए सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चावल और गेहूं में PMGKY आवंटन में बदलाव का फैसला किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं के घटे हुए कोटे की भरपाई चावल से की जाएगी। राज्यों के लिए घटाए गए कोटे का कारण गेहूं की कम खरीद को बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भूमिहारों को लेकर के सियासी वार यानी कि जंग तेज होती जा रही है। भाजपा ने आज भूमिहारों को चेताया है कि आरजेडी के झांसे में मत आइए। ब्रह्मर्षियों का बीजेपी से बड़ी हमदर्दी पार्टी कोई नहीं है। लालू राबड़ी के दौर को याद कर लीजिए। भूमिहारों को बीजेपी ने पर्याप्त सम्मान दिया है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो फिर उसे पूरा करेंगे। दरअसल पटना में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने सम्मेलन किया था। इसके आयोजकों में बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, प्रकाश राय से लेकर के सुधीर शर्मा, पूर्व मंत्री वीना शाही और अजित कुमार शामिल थे। इस सम्मेलन में बीजेपी को जमकर के कोसा गया है। यह कहा गया है कि भाजपा ने भूमिहारों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। वोट भूमिहार दे रहे हैं और मलाई बीजेपी के खास लोग खड़े हैं। कुछ दिनों पहले परशुराम जयंती के बहाने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया था। जयंती समारोह में तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चूरा दही का मेल हो गया है, यानी कि यादव और भूमिहार एक साथ आ गए हैं। भूमिहारों पर हो रहे सियासत पर आज भाजपा ने जवाब दिया है। जब बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भूमिहार समाज के लोग आरजेडी के झांसे में नहीं आए। सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 यानी कि कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, जबकि आरजेडी ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल एक टिकट दिया था। जब भाजपा ने भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। बिहार में भाजपा कोट से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस दौर में जाति पता करके उनका नरसंहार हुआ और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया था। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार के इस दौर में अब आटा भी महंगा हो गया है। यह रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बाद अब आटे की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। देश में आटा का मासिक औसत खुदरा मूल्य अप्रैल में 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जो पिछले 12 सालों में सबसे अधिक है। जब भारत में आटे की कीमतों में जनवरी 2010 के बाद से पिछले महीने सबसे ज्यादा उछाल देखा गया, क्योंकि देश में गेहूं के उत्पादन और स्टॉक में गिरावट देखी गई। भारत का गेहूं का भंडार रणनीतिक और परिचालन आवश्यकताओं से काफी अधिक है और देश में कीमतें मुख्य रूप से इसके कारण आसमान छू रही है। दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया जुगाड़ करने वालों का देश है, जहां पर किसी भी कार्य या फिर समस्या को आसान या कम समय में संपन्न करने के लिए देसी जुगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक फोटो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल जुगाड़ के जरिए काफ़ी सारी कुर्सियां और चटाइयों को एक छोटी सी बाइक पर लाद करके ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हैरान कर देने वाली बात यह है कि कपल खुद भी इस बाइक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इस फोटो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। जब फोटो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन क्यों बिकते हैं। हम जानते हैं कि हमें व्हील के प्रत्येक इंच पर ज्यादा से ज्यादा सामान कैसे ढोना है। हम तो ऐसे ही हैं। आनंद महिंद्रा के ट्विटर पर 9 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी पहचान देश दुनिया में काफी अच्छी है। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे जो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं वो वायरल हो जाते हैं। जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं सभी इस कपल की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि काले गोरे रंग का आज के समय में बहुत ज्यादा भेदभाव है। विज्ञापन भी क्रीमों के सिर्फ कलर फेयर करने का आता है। इसी रंग की वजह से एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल बिहार के पटना से ये मामला सामने आया है, जहां सावली सूरत ने शादी के महज 9 महीने बाद ही मौत दे दी। ये वारदात पटना से सटे फुलवारी शरीफ इलाके की है। फुलवारी शरीफ के राष्ट्रगंज में स्थित नवजीवन हॉस्पिटल में सुमन कुमार और उसकी पत्नी सुरभि कुमारी एक साथ रहकर काम करते थे। दोनों की शादी के समय से ही पति हमेशा सावली सूरत होने का ताना देता था, लेकिन सुरभि लगातार ये सहन करती थी। रंग की वजह से पति पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने सुरभि की हत्या कर दी। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार पर अक्सर निशाना साधने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से अपने एक ट्वीट से मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। जब पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि आखिर वही हुआ जिसको लेकर मैं 2016 से पत्र लिख करके चेतावनी दे रहा था। दरअसल कोरोना के चलते दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था सुस्ती देखी गई है। ऐसे में कई देशों के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बदलाव आने की संभावना है। भारत की भी सॉवरेन रेटिंग जंग ग्रेड में जाने का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए सरकार ने दुनिया भर में भारत को लेकर के पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए रखने के लिए नैरेटिव मैनेजमेंट का मसौदा तैयार किया गया है। ऐसे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं 2016 से इसको लेकर के मोदी को पत्र लिख करके और द हिंदू, संडे गार्जियन और पायनियर के जरिए भी चेतावनी दे रहा हूं। इसके आगे उन्होंने तंज के लहजे में सवालिया निशान के साथ लिखा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सब बकवास है। आपको बता दो कि इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इसी साल अप्रैल में स्वामी ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि इस समय हमारी लीडरशिप में मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जब वोटिंग से कोई चीज़ तय नहीं होती है, मोदी जो बात करते हैं वही सभी मानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस पर फिर से महंगाई का बम फूटा है। रसोई घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये और बढ़ाए जाने से हर परिवार पर महंगाई की मार पड़ी है। इस महंगाई के साथ ही अब घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये को पार कर गया है, 1100 रुपये के करीब पहुंच गया है। इस महंगाई से आक्रोशित बिहार की महिलाओं ने इसका विरोध जताते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम सस्ता करने की मांग की है। जब पिछले साल अक्टूबर में रसोई गैस के दाम बढ़ गए थे, इसके बाद से इसकी कीमतें यहाँ करीब 1000 रुपये थी, जिसके बाद 48 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद इसका दाम 1050 रुपये हो गया। इसके बाद से इसकी कीमतें यहाँ 923 रुपये थी, जिसके बाद 48 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद इसका दाम 971 रुपये हो गया है। इसके बाद सरकार ने साल 2022 के मार्च महीने में इस पर फिर से 50 रुपये और बढ़ाए गए, तो फिर ये सिलेंडर 1021 रुपये हो गया। अब 7 मई की रात सरकार ने एक बार फिर से रसोई पर महंगाई का बम फोड़ते हुए रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा कर दिया। अब इस महंगाई के
बाद बिहार में रसोई गैस सिलेंडर 1071 रुपये में मिल रहा है। वहीं बिहार के सीमांचल की बात करें तो बिहार के सीमांचल की किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में अभी रसोई गैस सिलेंडर का दाम करीब 1100 रुपये है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में जिम का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है। यह सबसे खास बात यह है कि अब महिलाएं भी बड़ी तादाद में जिम जाने लगी है। इनमें शादीशुदा महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। जिम के इसी बढ़ते ट्रेंड के बीच कुछ नए मामले देखने को मिल रहे हैं। दरअसल केस स्टडी से ये मालूम पड़ा है कि जिम जाने वाली शादीशुदा महिलाओं में से कुछ जिम ट्रेनर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जब बीते साल 17 सितंबर को पटना में एक जिम ट्रेनर को गोली मारी गई थी। ये मामला एक डॉक्टर की पत्नी और जिम ट्रेनर के साथ प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। इस मामले में डॉक्टर की पत्नी खुशबू के ऊपर ही जिम ट्रेनर विक्रम पर हमला करवाने का आरोप लगा और वे अब तक जेल में है। ये एक लौता मामला नहीं है। जब पटना में अब जिम ट्रेनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक महीने की बात करें तो फिर महिला हेल्पलाइन में जिम ट्रेनर के साथ अवैध संबंध को लेकर के 4 महिलाओं का खुलासा हुआ है। पति के रहते भर में जिम जाने वाली महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिम ट्रेनर के साथ ही पाया गया है। इसे लेकर के हेल्पलाइन इंचार्ज परमाली कुमारी का कहना है कि महिलाएं जिम जाएं लेकिन अपनी पर्सनल बातों को किसी भी पुरुष के से शेयर ना करें। ऐसा करने से उनका खुद का नुकसान होगा। हमारे पास आए जिम ट्रेनर से जुड़े मामलों में ये देखा गया है कि महिलाओं के पति बाहर नौकरी करते हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से उन्हें ट्रेनर आकर्षित कर लेते हैं। जब पटना के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। केस स्टडी से किसी की पहचान उजागर ना हो इसलिए KDV लैब ने जगह और महिलाओं का नाम बदल दिया है। जब पहला मामला कंकरबाग का है जहां रहने वाली सीमा के पति नेवी में हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। जब वे खुद को फिट रखने के लिए जिम जाती थी, इसी दौरान उन्हें जिम के ट्रेनर से प्यार हो गया। जब इसकी भनक जिम ट्रेनर की पत्नी को लगी तो फिर उसने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामलों का निपटारा करके स्वीटी को उसके परिवार वालों के पास भेज दिया गया। दूसरा मामला पाटलिपुत्र कॉलोनी का है जहाँ निर्जा नाम की एक लड़की ने जिम ट्रेनर के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसमें उसने जिम ट्रेनर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जब काउंसलिंग हुई तो फिर पता चला है कि जिम ट्रेनर और उसका अफेयर था। जब बात शादी की हुई तो फिर ट्रेनर ने खुद दूरी बना ली। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जिम जाने वाली महिलाओं का ट्रेनर के साथ संबंध पाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC के 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। इस मामले की जांच करने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया था, जिसे 2 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कमेटी ने देर न करते हुए 3 घंटे में ही रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में माना गया है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ था। अब प्रीलिम्स को नई तारीख की घोषणा तक रद्द कर दिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। BPSC का पेपर लीक होने पर छात्रों को बहुत दर्द में है। ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब BPSC की परीक्षा में ऐसा हो रहा है तो और सब परीक्षा में क्या होता होगा। जब बोर्ड की परीक्षा में भी पेपर लीक होता है और हम लोग कई बार पेपर लीक मामले में सदन पर सरकार को कई बार जानकारी दी है। अच्छा, सदन में आवाज़ उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के नौजवान छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में जो भी दोषी है, एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग दूर से आकर के परीक्षा दिए हैं उसे सरकार 5000 रुपये का मुआवजा देने का काम करे। BPSC का नाम बदल देना चाहिए, इसका नाम बिहार राज्य लीक आयोग नाम रख देना चाहिए। BPSC का कभी भी परीक्षा समय पर नहीं होता है, इसे बार बार रद्द कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सरकार को पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड प्रियदर्शन पैकेज 2 के तहत 826 करोड़ रुपए का राज्य स्वास्थ्य समिति को जारी किए हैं। इसमें 516 करोड़ रुपए केंद्रांश के और 344 करोड़ रुपए राज्यांश के हैं। इस राशि से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के कई काम होंगे। आपको बता दें कि कोरोना का खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। जब कोरोना के नए वेरिएंट लगातार आ रहे हैं और इनके कारण संक्रमण के दूसरी बार फैलने का डर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड
प्रियदर्शनेज पैकेज 2 के तहत देश के अलग अलग राज्यों के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। इसमें से बिहार को 1350 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार को अब तक स्वीकृति राशि में से करीब 860 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राशि प्राप्त से फिलहाल 440 करोड़ रुपए खर्च प्रदेश में पीडियाट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही रेफरल ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा काम किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीते 2-3 साल के बाद इस बार का मौसम लीची के लिए काफ़ी अनुकूल माना जा रहा है। जहाँ 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान का बढ़ना लीची के लिए फायदेमंद है। जहाँ इससे लीची में मिठास आने के साथ साइज भी अच्छी होगी। जहाँ लीची किसानों के अनुसार अब बहुत तेज आंधी और ओलावृष्टि से ही नुकसान हो सकता है। जहाँ फिलहाल मौसम अच्छा है, 15 मई के बाद लीची तोड़नी शुरू होगी, लेकिन किसानों के मुताबिक 20 मई के बाद अच्छी क्वालिटी की लीची बाजार में आ जाएगी। तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहने से लीची का स्वाद और गुदा उम्दा होता है। जहाँ शहर के आसपास बेरिया, कन्हौली और बगीचे के लीची का लाल होकर के फट रहे थे। विदेश के लोगों को मुजफ्फरपुर के लीची का इंतजार होता है। जहाँ लीची उत्पादक और कारोबारी भी लीची की ऑनलाइन डिमांड से उत्साहित हैं। लीची को बाहर भेजने के लिए बॉक्स तैयार किया जा रहा है। गुजरात, कोलकाता, वडोदरा से ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। जहाँ सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, वैशाली में होता है। जहाँ वहीं किसानों के लिए कृषि विभाग ने एक ऐप भी बनाया है जिससे लीची का ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। खबर के अनुसार पटना विश्वविद्यालय ने यूजी पार्ट 1 एडमिशन 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक करना चाहते हैं तो आप 6 जून 2022 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना एयरपोर्ट को नया रूप दिया जा रहा है। दरअसल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए ये काम हो रहा है। अब एयरपोर्ट पर 25 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे एटीसी टावर से एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। टावर में लगे अत्याधुनिक अप्लायंस और रडार से 500 किलोमीटर दूर से ही उड़ानों का नियंत्रण हो सकेगा। अगर रनवे बिजी होगा तो फिर पायलट को इसकी सूचना भी पहले से ही मिल जाएगी। इस हिसाब से वे उड़ानों की स्पीड को नियंत्रण कर सकेंगे। आपको बता दूं कि देश में 12 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। इन्हीं में पटना एयरपोर्ट भी शामिल है। यहाँ फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल भवन सहित दूसरे भवन बना रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020, एमएलसी चुनाव 2022 और उसके बाद बोचहा विधानसभा चुनाव 2022 में सफलता हासिल करने के बाद आरजेडी उत्साहित है। खास करके बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अभी बिहार में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी के नेताओं को अभी से ही काम पर जुट जाने का आदेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 तथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उन्होंने एक खास रणनीति तैयार की है। इसके अनुसार ही काम करने को कहा गया है, जिससे अपेक्षित परिणाम हासिल हो सके। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं को टास्क सौंपे गए हैं। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम उनका संदेश लेकर के यहां पहुंचे हैं। जहां उन्होंने नेताओं से कहा है कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। समाज के सभी वर्गों का आरजेडी में सम्मान है। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच बिहार के पूर्वी चंपारण का जानकी नगर आता है। मान्यता है कि सीता से विवाह के बाद जनकपुर से लौटते समय भगवान राम की बारात यहाँ रुकी थी। अब इस स्थान पर विश्व के यानी कि दुनिया के सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह विराट रामायण मंदिर 270 फुट ऊंचा होगा, जो हिंदू मंदिर के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसकी लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण मंदिर परिसर के 3 तरफ सड़क है। अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम जानकी मार्ग विराट रामायण मंदिर से होकर के गुजरेगा। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाए जा रहे इस मंदिर के निर्माण का काम नोएडा की कंपनी SBL कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि मंदिर की लागत 500 करोड़ होगी, यानी कि 500 करोड़ रुपए में यह मंदिर बनेगी। आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। जब ब्लैक ग्रेनाइट से बने 250 टन वजनी शिवलिंग की ऊंचाई 300 फीट होगी। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय आसानी तूफान का असर बिहार में भी दिखना शुरू हो गया है। जब सोमवार सुबह से ही बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए रहे, जब पटना में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार तूफान की वजह से 12 मई को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, बांका, किशनगंज, भागलपुर, अररिया, कटिहार सहित 15 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि तूफान का प्रभाव उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड के कुछ हिस्से में होगा, जिससे आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होगी। बिहार में 12 मई तक इसका प्रभाव आंशिक रूप से दिखाई देगा। उन्होंने बताया है कि बिहार के उत्तरी हिस्से में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आसानी तूफान भारत के तटवर्ती क्षेत्र की तरफ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और 24 घंटे के दौरान तूफान की सक्रियता में तेजी आएगी, जिस कारण 10 मई को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, यानी कि आज। जहां अभी बिहार में पिछले 10 दिनों से पूर्वी और दक्षिणी पूर्व हवा का प्रभाव सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है और 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना में तापमान स्थिर रहा और इस दौरान 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा चली। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होने पर राजनीति तेज हो गई है। जब विपक्षी दल इस मसले को लेकर के सरकार पर जमकर हमलावर हैं। जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। इसका नाम अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। जब कुछ दिनों पहले तक बिहार की सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने भी इस मसले पर तीखा बयान दिया है। जब चिराग पासवान ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, वहीं कांग्रेस की बड़ी नेता अलका लंबा ने भी इस मसले पर सरकार को जम करके घेरा है। वहीं इस मसले पर मुकेश सहनी ने कहा है कि ये छात्रों के भविष्य के लिए नीम पर कड़ेला साबित हुआ है। जहां विकासशील इंसान पार्टी के नेता ने कहा है कि छात्र जब अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो फिर सरकार लाठीचार्ज करती है। आज तो लाखों बच्चों का भविष्य सरकार ने दांव पर लगा दिया है। सरकार अब क्या करेगी? उन्होंने मांग की है कि मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके नई भूमिका में उतरने जा रहे हैं। यानी कि अब वह बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए बिगुल बजाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के कर्मभूमि चंपारण से 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। उस दौरान लोगों से मिलकर के उन्हें समझाएंगे कि बिहार आज भी अनेक मानकों पर पिछड़ा हुआ क्यों है। बदलाव लाने के मिशन पर निकलने जा रहे प्रशांत किशोर की बातों में यदि लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो फिर बिहार एक और राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बन सकता है। वैसे भी बिहार का जनमानस और राज्यों से अलग स्वभाव का है। यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक और क्रांतिकारी सोच के धनी हैं। यहाँ बिहार के लोग वोट करते वक्त अक्सर जात पात और अपनेपन पर उतर आते हैं। बिहार के जनमानस की चेतना और जिद्दीपन को प्रशांत किशोर खूब समझते हैं। सवाल है कि वे बदलाव की बात करके बिहार में क्या कोई ऐसी लहर ला सकेंगे? या अग्रणी जाति में जन्मे प्रशांत किशोर बदलाव की बात करके क्या सभी वर्ग के लोगों के बीच स्वीकार्य हो पाएंगे? उनकी दमदार बातों पर भरोसा करके क्या खांचों में बटी बिहार की जनता उसके पीछे एकजुट हो सकेगी? ये सवाल है। इन सवालों के जवाब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद मिले रुझानों के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के बिहार आने के कुछ और कारण भी गिनाए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज के फुलवड़िया थाने के कररिया ठाकरिया गांव में शनिवार देर रात घर में घुसकर के सनकी युवक ने लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया। यह घटना के पीछे एक तरफा प्यार का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी पीड़िता का बयान दर्ज नहीं कर सकी है। जब बयान दर्ज होने के बाद पूरा मामला सामने आएगा। मामले में बताया जाता है कि लड़की की इसी महीने शादी होने वाली थी। घर पर शादी की तैयारी चल रही थी। शनिवार की रात गाँव का ही युवक अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस आया और लड़की पर तेजाब फेंक दिया। जब लड़की के चिल्लाने पर परिवार वाले पहुंचे और उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ लेकर गए। वहां से लड़की को सदर अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक तेजाब के हमले में लड़की का पूरा शरीर जख्मी हो गया है। जब लड़की का चेहरा भी नहीं बच सका है। वही घटना के बाद आरोपित घर छोड़ करके फरार हो गया है। जहां पीड़ित परिवार घटना के बाद से सहमा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले के थाना क्षेत्र के छौड़ी गांव निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद जियाउद्दीन
ड्रीम 11 से करोड़पति बने, लेकिन कुछ घंटों में ही साइबर अपराधियों ने उनके वॉलेट से सारे पैसे निकाल लिए। आपको बता दूं कि वे चेन्नई की एक कंपनी में मजदूरी करते हैं। जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को मोहम्मद जियाउद्दीन ड्रीम 11 में T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे। इस मैच में उस दिन 30,76,923 लोगों ने हिस्सा लिया था। खेल के छठे प्रयास में ये करोड़पति बन गए। जब मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं कि प्रथम विनर बनते वही उनको 1,139 रुपये का इनाम मिला। टैक्स काटकर उनके वॉलेट अकाउंट में 70,167 रुपये 50 पैसे आ गए। इसके बाद 1 मई को एक अनजान नंबर 9673485301 से OTP देने के लिए कॉल आया, जहां नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। इसके बाद जियाउद्दीन ने OTP दे दिए। इसके बाद मोबाइल नंबर 8260881532 से भी कई बार फोन आने पर उस नंबर को जियाउद्दीन ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जियाउद्दीन बताते हैं कि इनके बैंक अकाउंट में KYC नहीं होने के कारण वॉलेट से पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका था। नया बैंक अकाउंट खोलने की योजना बना रहे थे। इस दौरान उनका मोबाइल बंद हो गया। जब उन्होंने मोबाइल ऑन किया तो फिर उनमें कोई डेटा नहीं था। जब Gmail ID मांगा, Gmail ID डालते ही पासवर्ड गलत बता दिया। फिर दूसरा Gmail बना करके मोबाइल खोला तो उसमें पुराना डेटा, कोई डेटा नहीं मिला। जब 2 मई को जब इनका मोबाइल ऑन हुआ तो फिर उनके खाते से 3 किस्तों में कुल 61,90,000 रुपए की निकासी साइबर अपराधियों ने कर ली। जियाउद्दीन के वॉलेट में 30 अप्रैल को आए 1 करोड़ रुपए 1 मई को साइबर अपराधियों के OTP मांगने के बाद बंद हो गया। मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया है कि पैसा जीतने की खबर परिवार वालों को दी। जब पत्नी रजीदा खातून ने गांव में 15,000 रुपए की व्यवस्था करके पति को गांव आने के लिए भेजा। 30 अप्रैल को वे चेन्नई से कोलकाता होते हुए दरभंगा फिर अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि मोहम्मद जियाउद्दीन का परिवार 2 धुर जमीन में एक छोटा सा घर बना करके रहता है। ये खुद चेन्नई की एक कंपनी में लेबर का काम करते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।